नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष YouTube पर जो वीडियो ला रहा हूँ वो सेल्फ मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में जो साल्वेज डिडक्शन होता है तो इस विषय में है ये। तो इसमें काफ़ी बार इंश्योर्ड को जानकारी नहीं होती और बीमा कंपनी की ओर से क्लेम में अननेसेसरी या इररिलेवेंट या वास्तविकता से दूर डिडक्शन होता है और जो कि बहुत गलत है, कॉन्ट्रैक्ट के विरुद्ध है। तो इसी विषय में ये एक वीडियो है। इससे पहले मैं एक क्लेम स्टोरी के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूँगा। आज से काफ़ी समय पहले की बात है। तो मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ और ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में निवास करता हूँ। तो मेरी बहुत सारे वर्कशॉप्स या बहुत सारे लोगों से जान पहचान भी है। तो मुझसे क्लेम के विषय में चर्चा, सलाह मशवरा सलाह लेते रहते हैं। तो एक बार एक व्यक्ति ने मुझसे सलाह ली, उनके परिचित का क्लेम था और ये एक मर्सिडीज़ बेंज गाड़ी का क्लेम था और ये महंगा मॉडल था मर्सिडीज़ का। और इसका जो क्लेम था, जो क्लेम हुआ, एक्सीडेंट हुआ, क्लेम हुआ, अप्रूवल हुआ, सब कुछ हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब गाड़ी रिपेयर हो गई तो प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी से, ये प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के तहत क्लेम था। तो बीमा कंपनी ये कैशलेस क्लेम फैसिलिटीज़ क्लेम में इंश्योर्ड को मिल रही थी। तो बीमा कंपनी, ये प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी जो है, ऐसी क्लेम में कैशलेस क्लेम फैसिलिटी देने के लिए एक डिलीवरी ऑर्डर, जिसे शॉर्ट में DO भी कहा जाता है, वो वर्कशॉप को देती हैं। उसके बाद वर्कशॉप जो रेस्ट अमाउंट, जो बिल और उसमें जो डिफरेंस होता है DO में, वो इंश्योर्ड से लेके गाड़ी को रिलीज़ कर देते हैं। तो ये इस गाड़ी का जो रिपेयर बिल था वो 35 लाख रुपए था लगभग। और जो बीमा कंपनी की तरफ से डिलीवरी ऑर्डर DO आया वो 2,000 रुपये एक्सेस क्लोज थी। और लेकिन उसके बाद भी उसमें लगभग 80,000 रुपये का फ़र्क था और 80,000 रुपये साल्वेज डिडक्शन के नाम पर थे, जो कि 4-5% के हिसाब से उन्होंने कुछ सर्टेन टाइप के पार्ट्स पे किया था। इंश्योर्ड को ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा लग रहा था, तो इसी विषय में मुझसे सलाह ली गई थी। तो मैंने, जो मेरे परिचित थे, उनको बताया, साहब ऐसा कोई साल्वेज डिडक्शन के लिए 4% या 5% का इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में कोई रूल नहीं है। और ये जो इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट है एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी मीन्स क्षतिपूर्ति का कॉन्ट्रैक्ट है और ये क्षतिपूर्ति, इंडेमनिफिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है। तो अगर जो भी ये क्लेम है, अगर ये 35 लाख रुपए का है तो ये देने की जिम्मेदारी या इसकी क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की है। हाँ, बीमा कंपनी जो इसमें जो भी साल्वेज उत्पन्न हुई है उस साल्वेज को भी क्लेम इंडेमनिफिकेशन में यूज़ कर सकती है, क्षतिपूर्ति में इस्तेमाल कर सकती है। तो बीमा कंपनी स्वयं उस साल्वेज को बेच ले और जो भी क्लेम इंडेमनिटी के लिए, इंडेमनिफिकेशन के लिए जो अमाउंट है उसमें उसको एडजस्ट कर दे। लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बीमा कंपनी की है। तो मैंने उनसे कहा, साहब आप बीमा कंपनी को एक लेटर लिखो कि साहब मैं एज ए इंश्योर्ड इस साल्वेज स्क्रैप को लेने का इच्छुक नहीं हूँ। बीमा कंपनी इस साल्वेज स्क्रैप को ले ले और जो क्लेम इंडेमनिफिकेशन है एज़ पर रिपेयर बिल मुझको वो करे, और या फिर बीमा कंपनी खुद इस साल्वेज को बेच के जो भी मेरा क्लेम अमाउंट है उसकी क्षतिपूर्ति करे। और मैं ये साल्वेज बिल्कुल नहीं लेना चाहता, ना मैं साल्वेज के नाम पे कोई डिडक्शन चाहता हूँ। मैं इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग इंडेमनिफिकेशन चाहता हूँ। सब उसने ऐसा ही लेटर बीमा कंपनी को लिख दिया। फिर थक हार कर बीमा कंपनी समझ गई कि भाई इनको तो नॉलेज है। नॉलेज ही एक सबसे बड़ा हथियार है आज की तारीख में किसी समस्या से निपटने के लिए, ख़ासतौर से इंश्योरेंस में। तो बीमा कंपनी ने फिर उनका वही सिर्फ 2,000 रुपये काटा
और पूरा का पूरा क्लेम जो था वो उनको दिया और उनके 80,000 रुपये बच गए। तो जब ये सब हुआ उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद बोला, तो मुझे भी बहुत खुशी हुई कि एक आदमी के साथ न्याय मिलने में मेरा भी कोई रोल रहा। तो यहाँ हमारे देश में मोटर बॉडी इंश्योरेंस क्लेम में साल्वेज डिडक्शन के नाम पे बहुत ज़्यादा अनियमितताएँ हैं। बहुत सारे इवन सर्वेयर भी जिनकी जिम्मेदारी जो कि इम्पार्शियल होते हैं और पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग क्लेम इंडेमनिफिकेशन की होती है, वो भी कई बार गैर वाजिब साल्वेज डिडक्शन कर रहे होते हैं। कोई तो 10%, कोई 5%, कोई 4%, जबकि अगर हम उस साल्वेज का एक्चुअल वैल्यू भी देखें, साल्वेज स्क्रैप जो भी है, तो वो बहुत कम होता है, जो ये परसेंटेज में 5 या 10% इस तरीके से लगाते हैं। तो ये बहुत कुछ है। ये एक तरीके से इंश्योरेंस कंपनी को अनड्यू बेनिफिट पहुंचाने की प्रैक्टिस है जो नहीं होनी चाहिए। अप्रूव्ड सर्वे के इम्पार्शियल व्यक्ति होता है, उसे न्यूट्रली काम करना चाहिए। पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में साल्वेज डिडक्शन के नाम पे या परसेंटेज के नाम पे कोई ऐसा नहीं लिखा होता। अलबत्ता अप्रूव्ड सर्वेयर की एक ड्यूटी साल्वेज डिस्पोजल की ज़रूर लिखी होती है कि वो साल्वेज डिस्पोजल पे भी रिकमेंडेशन दे। तो साल्वेज पे आप एक सर्वेयर को जो उसकी एक्चुअल साल्वेज वैल्यू है उसके अनुसार उसको वैल्यू देनी चाहिए। और इंश्योर्ड के क्लेम से काटने का डिसीजन तो या तो वो उसको कहीं बिकवा के, या इंश्योर्ड सहमत है कि मैं इस वैल्यू पे, अगर शायद एक अप्रूव्ड सर्वेयर सही वैल्यू लगाए उस साल्वेज की, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इंश्योर्ड मना करेगा। अगर ज़्यादातर लोहे के सामान जो होते हैं, लोहा शायद 30 रुपये किलो मैक्सिमम, 30 रुपये के आसपास, मैं कोई वो नहीं हूँ, 30 रुपये किलो के हिसाब से होगा। अगर लोहे की हम 1 कुंटल भी किसी उसमें साल्वेज होती 30 रुपये के हिसाब से, तो 3,000 रुपये होती है 1 कुंटल, यानी कि उसमें बहुत सारे लोहे का सामान बदला गया हो। ऐसी प्लास्टिक है वो शायद 15-20 रुपये किलो होगी। एलुमिनियम रेडिएटर कंडेंसर ये महंगा होता है, इनका भी जो बाज़ार भाव हो उसके हिसाब से लगाया जा सकता है। तो अगर इंश्योर्ड सहमत है और एक नॉमिनल आप रेट लगाते हैं तो कोई डिडक्शन में वो नहीं है। अदरवाइज़ इस तरीके का अननेसेसरी डिडक्शन नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ये बहुत है प्रैक्टिस पे, और 10% तक होता है जो कोई मतलब नहीं है। तो इसी जैसे ये अगर कभी इस तरीके की दिक्कत आती है तो आप बीमा कंपनी या जो भी सर्वेयर है उनसे पूछ सकते हैं कि साहब पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में ये साल्वेज डिडक्शन का नियम क्या कहाँ पर है, किस जगह लिखा, ज़रा दिखाइए। और ये तो एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है और इंडेमनिफिकेशन की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की है। अगर इंश्योरेंस कंपनी इस साल्वेज को इंडेमनिफिकेशन में यूज़ करना चाहती है तो वो स्वयं बेच ले या बिकवा दे इसको और हमारे पैसे पूरे के पूरे क्लेम के अनुसार दे, तो बीमा कंपनी को देने ही होंगे। तो ये जिस तरीके से इन इंश्योर्ड ने अपना हक पाया, तो आप भी इसी तरीके से अगर आप थोड़ा सा जानेंगे समझेंगे तो अपना हक पा सकते हैं। इसी प्रकार से जब ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टोटल लॉस क्लेम होता है तो वहाँ भी एक जो कबाड़ गाड़ी होती है जिसे रैकेज बोलते हैं या कबाड़ गाड़ी बोलिए या साल्वेज भी बोलते हैं, तो उसकी वैल्यूएशन में भी इस तरीके से बहुत गड़बड़ी होती है। वहाँ तो कई बार साल्वेज डिस्पोजल के नाम पे उस कबाड़ को एक गाड़ी के रूप में ब्लैंक फॉर्म जो आरटीओ के हैं 29-30 उन पे हस्ताक्षर इंश्योर्ड से कराकर बेचा जाता है और नाम उसका स्क्रैप साल्वेज डिस्पोजल या स्क्रैप वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या रैक वैल्यू इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम किसी गाड़ी को रैक वैल्यू या साल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू के लिए मान रहे हैं तो फिर उसका आरसी कैंसिलेशन करके एक कबाड़ के रूप में बेचना होगा, जिसमें कोई फॉर्म 29-30 की ज़रूरत नहीं होती बल्कि आरसी कैंसिलेशन की ज़रूरत होती है। तो हमारे देश में ये काम भी सभी बीमा कंपनी में, प्राइवेट क्षेत्र की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनमें तो बहुत ज़्यादा, लेकिन सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी में भी ये प्रैक्टिस है। कम है लेकिन यहाँ पर भी है
और ये इस प्रकार से कबाड़ गाड़ी को बेचने में आगे चलकर उन गाड़ी का मिसयूज़ होता है, उनको उल्टा सीधा रिपेयर करके जो अनजान लोग जो सेकंड हैंड गाड़ी खरीदते हैं उनके साथ धोखाधड़ी करके गाड़ियाँ बेची जाती हैं। कई बार चोरी की गाड़ियों में भी एडजस्ट किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा इनका मिसयूज़ होता है। इसलिए IRDA ने भी सर्कुलर एक जारी किया था अब से 2-3 साल पहले कि इन टोटल लॉस गाड़ी में RC को कैंसिलेशन के साथ ही बीमा कंपनी को क्लेम सेटल करना चाहिए। लेकिन इस सर्कुलर का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है और बीमा कंपनी इससे बचने के लिए कहीं कहती है ये कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस है तो इसलिए ऐसा नहीं है, कहीं बोलती है कि ये टोटल लॉस के लिए, तो वो बहुत ही गलत तरीके से इन शब्दों को इस्तेमाल करके अपने को बचाती है। बीमा कंपनी ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इससे उनकी लाइबिलिटी उस क्लेम में कम हो जाती है। अगर वो एक स्क्रैप या रैकेज गाड़ी को एक गाड़ी के तौर पे बेचते हैं तो उसकी मोटी वैल्यू मिलती है वनस्पत एक कबाड़ गाड़ी के रूप में बेचने में, तो इससे उनकी जो नेट लाइबिलिटी है वो कम हो जाती है। और कई बार बीमा कंपनी जो पार्शियल लॉस बेसिस क्लेम होता है उनको भी कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम की तरह में बदलने की कोशिश करती है या बदलती है, जिससे कि उनकी उस क्लेम में नेट लाइबिलिटी कम हो जाए। उस गाड़ी को, जो गाड़ी है जिसे वो रैक वैल्यू के नाम पे रैक वैल्यू प्राप्त करने के नाम पे एक गाड़ी के रूप में बिकवाती है और इंश्योर्ड से एक एफिडेविट के रूप में सारी जिम्मेदारी भी गलत की उसी पर डाल देती है। तो ये भी हमारे देश में बहुत हो रहा है। अगर कभी आपके साथ ऐसा हो तो इससे भी आपको बचने के लिए बीमा कंपनी से सही तरीके से लिखाई पढ़ाई करनी चाहिए, कम्युनिकेशन करना चाहिए। और अगर आप सही तरीके से कम्युनिकेशन करेंगे तो आपको आपका जो वाजिब क्लेम हक है मिलेगा और सही तरीके से क्लेम डील होगा। तो इसी तरीके से आजकल जो गाड़ियाँ, जो वाहन निर्माता कंपनियाँ, उनके डीलर गाड़ी बेचने के साथ साथ इंश्योरेंस ब्रोकर का काम भी करते हैं, पॉलिसी भी बेचते हैं। तो इन पॉलिसी को नॉर्मली हम टाई अप पॉलिसी कहते हैं। तो इसमें जो साल्वेज इन प्रकार के इसमें नॉर्मली साल्वेज डिडक्शन के लिए आपसी सहमति एक MOU बीमा कंपनी और जो वाहन निर्माता कंपनी है उनके बीच तय होता है। तो वहाँ साल्वेज को जो साल्वेज होती है वो बीमा कंपनी की संपत्ति है। अगर बीमा कंपनी क्लेम का भुगतान कर रही है तो साल्वेज बीमा कंपनी के, तो बीमा कंपनी इस तरीके के टाई अप क्लेम्स में सारी साल्वेज जो भी वर्कशॉप जो क्लेम डील कर रहा होता है, जो रिपेयर कर रहा होता है, उसको देती है और इंश्योर्ड से कोई पैसा नहीं कटना होता है। लेकिन कई बार कुछ कंपनी कुछ सर्टेन टाइप के पार्ट्स के लिए साल्वेज डिडक्शन रखती हैं। जैसे अगर हम मारुति टाई अप्स क्लेम की बात करें तो इनमें रेडिएटर और ये AC कंडेंसर, इंटरकूलर, जो एल्युमिनियम बेस्ड पार्ट हैं उनके लिए 5% डिडक्शन का वो रखती। लेकिन ये जो 5% डिडक्शन है ये इंश्योर्ड के क्लेम के लिए नहीं होता। ये जो बीमा कंपनी वर्कशॉप को जो पेमेंट करेगी वो उनके कटने के लिए आपस में उनका एक टाई अप है कि सारी साल्वेज आप रखेंगे और ये 5% डिडक्शन इन सर्टेन टाइप्स के पार्ट्स के लिए करेंगे। हाँ, अगर कोई बॉडी शेल या कोई ज़्यादा में वैसी वो है तो उसका डिसीजन बीमा कंपनी लेगी और वो अकॉर्डिंग टू जो भी रेट है वो उस हिसाब से वो उसको तय करेगी। तो लेकिन यहाँ भी आप देखेंगे जो सर्टेन टाइप्स के पार्ट्स के लिए डिडक्शन है वो अक्सर इंश्योर्ड के क्लेम से ही वर्कशॉप वाले करते हैं, और चाहे वो थोड़ा ही होता है 300-400-500 रुपये, लेकिन वो अक्सर इंश्योर्ड को ही भरना पड़ता है। तो यहाँ ये भी गलत है। अगर आपकी गाड़ी टाई अप है तो वो जो डिडक्शन है वो वर्कशॉप के लिए, चूँकि वर्कशॉप सारा साल्वेज ले रहा है और उनका और बीमा कंपनी के बीच एक टाई अप है। इंश्योर्ड का साल्वेज के नाम से डिडक्शन का कोई नियम नहीं है। हाँ, एक नॉमिनल साल्वेज वैल्यू है और इंश्योर्ड कहता है ठीक है साहब मैं साल्वेज ले लूँगा, खुद बेच लूँगा। एक बोनट, एक दरवाज़ा है, 10 किलो का लोहा है, सपोज़ कीजिए 30 रुपये किलो के हिसाब से 300 रुपये हुआ, तो इंश्योर्ड अपना बोनट और साल्वेज को खुद ले जाके कबाड़ी के बेच सकता है अगर वो ऐसा चाहता है। 300 रुपये इंश्योरेंस कंपनी उस क्लेम में से काट लेगी।
तो ये, लेकिन अगर उसके उसके 1000 रुपये काटें उस चीज़ के, और जबकि उसकी वैल्यू ही 300 रुपये है, तो ये तो अन्याय होगा, ये इंडेमनिफिकेशन नहीं होगा, ये बेईमानी होगी। तो ऐसी बेईमानी बहुत ज़्यादा है। अगर आपका क्लेम आता है तो आप साल्वेज डिडक्शन को आप समझिए, ये कॉन्ट्रैक्ट है इंश्योरेंस पॉलिसी, सब कुछ ब्लैक एंड वाइट में लिखा हुआ है उसमें। साल्वेज नाम का ये क्लेम इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी जो लॉस हुआ है पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग क्लेम को इंडेमनीफाई करना है बीमा कंपनी ने, ये बीमा कंपनी की जिम्मेदारी है। तो साल्वेज, अगर बीमा कंपनी जो भी क्लेम इंडेमनिफिकेशन में साल्वेज वैल्यू को यूज़ करना चाहती है तो वो साल्वेज को ले, स्वयं बेचे और इंश्योर्ड को भरपाई करे उसका वैल्यू को। लेकिन सीधे बिना मर्जी ऐसे ही उसकी 10% 8% वैल्यू काटना, ये बिल्कुल भी तर्कसंगत नहीं है। तो आज की वीडियो में यही साल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रैक वैल्यू इन्हीं के विषय में था। तो मैं काफ़ी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके ये वीडियो काम आएगा। अब इसको यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार।